तेज दांत अजय की गर्दन में गड़ा दिए। भयंकर दर्द में अजय चीख पड़ा। कुछ समय हुआ है जब मैं चांपाईगंज हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ हूं। समय बहुत अजीब है। अभी तक सबके हाथों में वायरलेस फोन नहीं आया है। टेलीफोन ही एकमात्र सहारा है। पढ़ाई में अच्छा था, कॉलेज पास करके काम के लिए भटक रहा था। अंत में मुझे यह स्कूल मास्टरी की नौकरी मिल गई, जैसे हाथ में चांद मिल गया हो। सब ठीक है, लेकिन चांपाईगंज जगह मेरे घर से बहुत दूर है। रोज आना जाना मेरे लिए असंभव है। यह जगह न तो बहुत देहाती है और न ही बहुत शहरी। इसे मफसल कहा जा सकता है। मफसल के एक छोर पर भद्र इलाके में एक कमरा किराए पर लेकर मैं रहने लगा। दिन बहुत शांति और बेफिक्री से कट रहे थे। सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाता हूं। स्कूल की कैंटीन से दोपहर का खाना खा लेता हूं। स्कूल से लौटकर थोड़ा आराम करता हूं। फिर या तो कहानियों की किताब पढ़ता हूं या रेडियो सुनता हूं। रात होने पर खाना खाने के लिए पास ही के एक होटल में जाता हूं। पहले के 5-7 दिन मैंने पंचार के होटल में खाना खाया। होटल का माहौल और खाने की गुणवत्ता कुछ खास अच्छी नहीं है। वह खाना खाकर मैं रोज रात को गैस एसिडिटी से परेशान रहता हूं। मैं जिस तरफ किराए पर रहता हूं वहां दुकानें और खाने के होटल न के बराबर हैं। उस दिन भी बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी। थके हुए शरीर के साथ छाता सिर पर लिए मैं पंचार के होटल का अस्वस्थ खाना खाने के लिए बढ़ा। वैसे भी यह इलाका बहुत सुनसान है। बारिश के कारण सड़क पर एक कुत्ता या बिल्ली भी नजर नहीं आ रही है। चारों ओर मेंढक चर्रा रहे हैं। दत्त लोगों के टूटे हुए जमींदार घर के अंत में, जहां से जंगल घना हो गया है, वहां आकर देखा कि एक दुकान है। सिर के ऊपर पीले साइन बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा है क्रिश्चियन होटल। बिजली की रोशनी में देखा कि होटल की छत पर एक क्रॉस लगा हुआ है। बिल्कुल साहेब अंदाज में बना एक होटल। अंदर कुछ बेंच बिछी हुई थी। छाता सिर पर लिए हैरान होकर ये सब दृश्य देख रहा हूं और सोच रहा हूं। इतने दिनों से इस रास्ते से आता जाता हूं, पहले तो नजर नहीं आया। इतना बड़ा होटल, ये मेरी आंखों से बचने वाली बात नहीं है। अचानक एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। आइए मेरी दुकान में, सब मिलेगा, मछली, भात, मांस, सब। तभी एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति दुकान के बाहर आकर खड़ा हुआ और मुझे संबोधित कर रहा है। व्यक्ति की नजरों में देखकर लगता है जैसे उनमें जीवन का कोई स्पंदन ही नहीं है। होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है। आइए बाबू, एक बार खाकर देखिए, तभी समझिएगा। हाँ हाँ, चलिए। यह कहकर मैंने छाता बंद किया और दुकान के अंदर खड़ा हो गया। तो महाशय, क्या क्या खाना मिलेगा? छी छी छी, मुझे महाशय मत कहिए। मेरा नाम पीटर है। सब कुछ है, भात है, मांस है, मछली है। अच्छा, मछली और भात के साथ एक पूरा मील दे दो। जी बाबू, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। मैंने हाथ धोकर मेज पर बैठा। थोड़ी देर में पीटर एक थाली भात, मछली की तरकारी, दाल, सब्जी लेकर मेरे सामने हाजिर हुआ। बहुत भूख लगी थी। इतने सारे व्यंजन सामने देखकर मैं टूट पड़ा। सच में पीटर के हाथ का स्वाद अतुलनीय है। दाल हो, मछली हो या सब्जी, हर पद बहुत स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट और घर जैसा खाना खाकर मेरा मन एक अजीब शांति से भर गया। खाना लगभग खत्म हो गया था। तभी एक व्यक्ति आकर मेरे पास बैठा। वह भी शायद रात का खाना खाने आया है। खाना खाकर मैंने तृप्ति की डकार ली। यहाँ का खाना पीना बहुत बढ़िया है। खाकर तृप्ति मिलती है महाशय। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ का खाना वाकई अच्छा है। मुझे यहाँ आते हुए 1 हफ्ता हो गया है। मेरा नाम अजय है। पास ही एक बैंक में नौकरी करता हूँ। मेरा नाम अनिमेश है। मैं चांपाईगंज हाई स्कूल का मास्टर महाशय हूँ। आप मास्टर महाशय हैं? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा महाशय। अब से आ रहे हैं ना? विनोद बाबू से भी परिचय करा दूंगा। वे भी रात को खाने आते हैं। अच्छा, आज तो चलता हूँ। यह कहकर मैं उठा और हाथ धोकर कैश बॉक्स के सामने खड़ा हो गया। तो बाबू, खाना पीना सब ठीक था? तुम्हारे हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। ये सब आप लोगों की दया है। तो कल से आ रहे हैं ना? अब से तुम्हारी दुकान में ही रोज खाऊंगा। दोपहर का खाना क्या नहीं चाहिए? उसकी जरूरत नहीं होगी। तुम सिर्फ रात की व्यवस्था कर देना। कोई चिंता की बात नहीं। छाता लिए तृप्ति की डकार लेते हुए घर की तरफ चल पड़ा। तब भी रिमझिम बारिश हो रही थी। धीमी आवाज में आकाश की गर्जना कानों में गूंज रही थी। दिन आराम से कट रहे थे। पीटर के हाथ का खाना खाकर शरीर और मन बिल्कुल तरताजा हो गए थे। कुछ ही दिनों में विनोद बाबू से भी जान पहचान हो गई। हम तीनों मिलकर अड्डा जमाते थे। कभी कभी पीटर भी उसमें शामिल हो जाता।
हम तीनों एक ही समय पर आते थे, ठीक रात के 9 बजे। कुछ दिन ऐसे चलने के बाद अचानक एक दिन जाकर देखा कि विनोद बाबू रात का खाना खाने नहीं आए हैं। हम दोनों हैरान हैं। उन्हें कहीं जाने की बात तो नहीं थी। ऐसे और 2 दिन बीते। हम दोनों ने एक दिन पीटर से बात की। क्या बात है पीटर, बता तो। विनोद बाबू क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या तुम्हें कुछ बताया है? कहाँ? नहीं तो बाबू, मुझे तो कुछ बताकर नहीं गए। आज पीटर के होंठ असामान्य रूप से लाल दिख रहे हैं। क्या हुआ समझ नहीं पा रहा हूं। शायद घर में कोई बीमार पड़ गया हो। वही होगा शायद। मामला कितना अजीब है ना। इस दुनिया में तो कितनी चीजें अजीब हैं बाबू, फिर भी हम मान लेते हैं। देखो ना, कुछ ही दिनों में शायद आ जाएंगे, या शायद आप लोग ही उसके दोस्त के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके घर का पता तो हमें नहीं मालूम। तुम जानते हो? पता तो एक ही है बाबू, वही तो सबको जाना है। मतलब क्या कह रहे हो तुम? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उसका पता ढूंढकर आप लोगों को वहां ले जाऊंगा। तो पीटर, तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है? बस एक तरह से अच्छा ही चल रहा है बाबू। तुम लोग कितने दिनों से भारत में हो? मेरे दादाजी इसी चांपाईगंज में पैदा हुए थे। हमारा वंश बहुत पुराना है। हमारा असली ठिकाना रोमानिया का ट्रांसिल्वेनिया है। बाप रे, तुम्हारे वंश की जानकारी इतनी दूर तक फैली है, ये तो नहीं पता था। सुनकर ही कैसा रोमांच होता है। उनके वंशज रहते थे बर्फीले जंगल और भेड़ियों के देश में। चलो, देर हो रही है, घर लौटना होगा। उस दिन शाम को काफी तेज आंधी बारिश हुई। घड़ी में तब 9 बजे थे। तूफान का जोर कम हुआ पर बारिश लगातार हो रही थी। छाता लिए क्रिश्चियन होटल पहुंच गया। दुकान के सामने किसी को न देखकर एक सिगरेट जलाई। 1 मिनट के भीतर अजय भी पहुंच गया। आज पीटर कहीं नजर नहीं आ रहा था। पीटर, पीटर। अंदर से पीटर बाहर आया। बाबू, तुम लोग बैठो, मैं खाने की व्यवस्था करता हूं। गौर किया कि उसके चेहरे और होठों का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया है। हम दोनों खाना खाने बैठ गए। खाना खत्म करके पीटर के पास आकर खड़ा हो गए। पीटर, तुमने कहा था ना कि विनोद बाबू का पता ढूंढ कर दोगे। अब शायद उस व्यवस्था को करना होगा। इतने दिन हो गए, आदमी का एक खबर लेना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ कर रखूंगा। हाँ, वही रखना। आप लोगों से कहा था ना बाबू, मेरा वंश बहुत प्राचीन है। हमारे वंश की कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, देखोगे? मैं इतिहास का छात्र हूं। वैसे भी ऐतिहासिक चीजों के प्रति मेरी एक अजीब जिज्ञासा काम करती है। तुम दिखाना चाहो तो हमें देखने में कोई आपत्ति नहीं है। आइए बाबू, आइए मेरे साथ आइए। पीटर के साथ जाते हुए सुना आकाश की गंभीर गर्जना। बारिश शायद और तेज होगी। हम एक कमरे में दाखिल हुए। लालटेन की पीली रोशनी से कमरा रोशन तो है, पर कोनों में अंधेरा जमा है। क्या एक अजीब सौंधी गंध नाक में आई। सामने मेज पर एक ताबूत, कॉफिन रखा है। ये सब क्या तुम्हारे दादाजी सिर्फ ट्रांसिल्वेनिया से लेकर आए थे? हाँ बाबू, खुद ही देखिए ना, बॉक्स के ऊपर की नक्काशी और कारीगरी क्या अजीब है। पास जाकर देखा, सच में बहुत पुरानी है। हजारों साल पुरानी कहूं तो कम होगा। बॉक्स के अंदर देखिए, तभी तो असली चीज देख पाएंगे। मेरे पीछे अजय खड़ा था। मैंने हाथ से बॉक्स का ढक्कन खोला और आश्चर्यचकित होकर देखा कि ताबूत के अंदर पीटर लेटा हुआ है। उसका चेहरा रक्तहीन है। बड़े बड़े दांत मुंह के काफी बाहर निकले हुए हैं। यह दृश्य देखकर डर से मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। इधर उधर देखा, कमरे में पीटर कहीं नहीं है। तभी कमरे में एक प्रचंड अट्टहास गूंजने लगा। हम कदम कदम पीछे हटे। हम दोनों डर से थर थर कांप रहे हैं। तभी पीटर ताबूत पर बैठ गया। उसकी आंखें बंद हैं। अचानक उसकी पलकें फड़फड़ाईं और लाल आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा। उसके मुंह पर वह अजीब मुस्कान है। अब वह ताबूत पर खड़ा हो गया। शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। विनोद ने खून देकर मेरी अधीनता स्वीकार की है। अब तुम्हारी बारी है। अपने खून से मुझे जीवन दान दो, क्योंकि खून में ही प्राण और शक्ति है। हमें मत मारो, कृपया हमें मत मारो। छोड़ तो मैं दूंगा हमेशा के लिए मुक्ति। मैं जो किसी को मारता हूं,
मेरी अधीनता स्वीकार करने वाले अमरत्व प्राप्त करते हैं। आओ, मेरे पास आओ। यह कहकर पीटर अजय पर झपटा और उसके तेज दांत अजय की गर्दन में गड़ा दिए। भयंकर दर्द में अजय चीख पड़ा और कुछ न सोचकर मैं बाहर की तरफ दौड़ा। क्रिश्चियन होटल से निकलकर बाहर सड़क पर पहुंचते ही देखा कि आंधी बारिश और तेज हो गई है। उसी के बीच दौड़ना शुरू किया। बारिश की आवाज को चीरते हुए कानों में अजय की दर्दनाक चीख सुनाई दी।